नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसी चल रही तैयारी। आज हम लोग PYQ प्रैक्टिस में पार्ट 6 यानी कि कुछ बचे हुए 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन को करेंगे। 25 क्वेश्चन को करेंगे, 10, 15 क्या, ठीक। इस 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में करेंगे और ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 1 से लेके 25 तक की पहले नंबरिंग करिए, फिर उसमें चेक करिए आपका कितना सही हुआ और उसको कमेंट में बताना है कि सर मैंने पूरा क्वेश्चन देखा और इसमें मेरे इतने सही हुए। मेरा अप्रोक्सीमेशन जैसे मैंने PDF पढ़ा था तो मुझे लगा ये बहुत टफ नहीं है। क्या बाबू, बहुत टफ नहीं है। इसमें आपके 25 में लगभग 20, 22, 23, 24 तक सही होने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बाकी बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। इसमें कुछ आपके 20 में 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन तो मिनिमम सही होने चाहिए, ठीक। तो कैसे है आप लोग, एकदम तैयार हैं? आप लोग कॉपी पेन निकालिए और उसमें पहले मार्किंग करिए, फिर हम शुरू करते हैं लेक्चर को, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग निकाल लिए होंगे, नंबरिंग हो गई होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या दिया गया जी, देखो कि जब AG को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो इस पर निम्नलिखित में से काली परत जम जाती है। तो याद कर लो, इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 बार किए। जब भी AG के ऊपर परत जमेगी वो किसकी जमेगी? सल्फाइड की। किसकी बाबू? सल्फाइड की। AG के ऊपर जब भी कोई कोटिंग होगी तो सल्फाइड कोटिंग ही होगी। तो इसमें देखो कहीं सल्फाइड है, AgNO नहीं भैया, सल्फाइड हमको देखना। यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, कार्बोनेट नहीं, सल्फाइड। कौन सा ऑप्शन बाबू? बी ऑप्शन। क्या AG के ऊपर तुम्हें जब भी कोटिंग देखनी होगी तो क्या उनसे देखोगे बाबू? सल्फाइड कोटिंग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ। गन मेटल किसका एलॉय है? तो भैया आप ये बताइए, आपने 2-3 चीज़, एक चीज़ पहले मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं PYQ का लास्ट है तो आप पूरे PYQ को एक बार एनालिसिस तो कर ही लिए होंगे। तो आप मुझे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज बता दीजिए जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हों, ठीक। तो अगर मैं तुम्हें 1 मिनट थोड़ा सा टॉपिक से हटके भी सुन लेते हैं, 2-3 चीज़ें। मेटल नॉन मेटल से तुम्हारा एलॉय के पोर्शन से एक क्वेश्चन फिक्स है। और कितने एलॉय याद करने? गन मेटल हो गया, स्टील हो गया और सोल्डर हो गया और कौन सा एमलगम हो गया। यही 4-5 एलॉय से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। इसका तुम्हारा केमिकल इक्वेशन एंड इट्स रिएक्शन से एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्विक लाइम वाटर वाला रिएक्शन, और कौन सा है भैया? और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो तुम्हें कुछ चीजें जो याद करनी है, एक एलॉय, एक रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बाबू? रिएक्टिविटी सीरीज, एक रिएक्टिविटी सीरीज। पहला तो एलॉय याद ही करना है, दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज, तीसरा क्या बताएंगे भैया? अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट में जाने तो बाबू सॉल्ट फॉर्मूला यूजेस, इसमें मेटलर्जी पोर्शन, मेटलर्जी पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है। क्या कार्बोनेट्स कंपाउंड में एक क्वेश्चन जिसका मुझे इस बार चांस लग रहा है बाबू आ सकता है, वो ये है कि कौन सा सब्सटेंस है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करना। तो तुम्हें याद होना चाहिए कौन सा बताया था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही ब्रोमीन वाटर को क्या कर सकता है बाबू? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर सकता है। तो एक वहां से तुम्हें होमोलॉगस सीरीज यानी फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेना, फंक्शनल ग्रुप, और क्या पढ़ लेना? फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ इसकी कुछ बेसिक जो रिएक्शन है वो प्रॉपर्टी। अच्छा भैया एक काम करिए, आप इतना तो सब बता रहे हैं, क्या आप कल की क्लास में आप नहीं आएंगे क्या? तो कल की क्लास में हम इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन 2-4 जो चीजें लिखी इसको एकदम ऐसे मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आने। मैं जान लो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे बता दिया कि 4 क्वेश्चन फिक्स तुम्हारे, ठीक। इसके बाद कौन सा भैया? कार्बोनेट्स कंपाउंड से तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शन यानी कि स्टेरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन रिएक्शन, ये 4-5 हैं। H2SO4 का क्या रोल है, K2Cr2 का क्या रोल है, TNT क्या करता है, ये सब। यहां से तुम्हारा बाबू एक रिडॉक्स कहाँ गया? पहला वाला कहाँ गया जिसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वहां से रिडॉक्स। इसके बाद कौन सा चैप्टर बचा भैया? मेटल नॉन मेटल हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। इसके बाद तुम्हारा कौन सा बचा? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से किसी न किसी कैरेक्टर पे यानी कि ट्रेड पे आ जाएगा, ट्रेंड पे।
ट्रेंड पे कोई ना कोई आ जाएगा या फिर किसी डिस्कवरी पे। तो ये 5-6 चैप्टर हुए। तो अभी हम इसको देखते हैं क्या कि गन मेटल में जो एक अलॉय होता है वो किसका किसका अलॉय होता है, कॉपर का अलॉय तो होता ही होता है। तो इसमें देखो कॉपर दिया गया। एल्युमिनियम के अलॉय को क्या बोलते हैं, ड्यूरामीन। जब एरोप्लेन बनता है क्योंकि एल्युमिनियम भारी होता है तो इसका अलॉय बनाते ताकि वो हल्का हो जाए। ठीक। आयरन के अलॉय से तुम्हारा क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। मैग्नीशियम के अलॉय हम नहीं पढ़े सर, तो कौन सा होगा, कॉपर वाला। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। किसका बताना है सर, पोटेशियम। अच्छा सर एक चीज हम देख रहे हैं कि सर इसमें तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। कैसे लगाएंगे सर, अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि कभी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यहाँ कितने हैं बाबू, यहाँ देखो कि कितने हैं, 9 है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर 9 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये तो तुम्हारा नहीं हो सकता। 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही ये है कि ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी नहीं आता। चलिए सर अगला क्या बोला गया, यहाँ 8 है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पोटेशियम नोबल गैस नहीं है। पोटेशियम नोबल गैस नहीं है तो सर ये भी कट हो गया। बचत एक ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन का अगर हम चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 19 आ रहा है, जो कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि ये सही है। तो अप्रोच में 2-3 पॉइंट हर बार हर क्लास पीछे 10-5-6 क्लासों से मैं बता रहा हूं कि अप्रोच ये रखो कि तुम पहले ऑप्शन को देखो। अगर तुम्हें डायरेक्ट हिट हो रहा कि इसका आंसर ये होगा, एकदम डायरेक्ट आ रहा, तुम फुल टू कॉन्फिडेंट फुल टू श्योर हो कि यही आंसर होगा तो गो फॉर इट। अगर नहीं हो रहा है एक बार ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे जाओ और जो चौथा थोड़ा ऑड लगे, 3 के तीनों से सिमिलर से हटके हो तो उस पर टिक कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। गलत होने से अच्छा कुछ परसेंटेज ऑप्शन में आ जाएगा कि वो तुम्हारा सही हो जाए, समझे। चलते हैं फिर आगे, अगला देखेंगे हम। अगला क्या बोला गया, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल क्या डिस्कवर किया था, क्या बताया था बताओ जी। रदरफोर्ड ने बताया था कि जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई एटम है, इसमें से बहुत सारी लाइन क्या है, बहुत सारी लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही हैं, लेकिन कुछ लाइन जो होती थोड़ी सी डेविएट हो रही हैं और कुछ लाइन बैक टू बैक आ रही हैं, यानी कि कुछ लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में आ रही है। तो यही उसकी डिस्कवरी थी कि रदरफोर्ड भाई साहब ने इस चीज को बताने में सक्षम रहे कि जो लाइन 180 डिग्री ऐसे गई, देखो ये 180 डिग्री गई और 180 डिग्री वापस, जो लाइन 180 डिग्री जाके 180 डिग्री पर रिटर्न हो रही है, ये तुम्हारा सेंटर्ड मास को दिखाता है। किसको बाबू, सेंटर्ड मास को, कि मास तुम्हारा कहीं ना कहीं एक ही जगह पे, सारा मास जो है एक ही जगह पर रुका हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, नहीं भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, बताओ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, बताना, मैं नहीं बताऊंगा। प्रोटॉन की किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन भाई साहब ने किया था। प्रोटॉन की चैडविक भाई साहब ने किया था कि न्यूट्रॉन की किसकी किया था, इन्होंने भाई साहब न्यूक्लियस की किए थे। किसकी, ये न्यूक्लियस के किए थे। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस ईयर में किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किस ईयर में किसने की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस ईयर में किसने की थी। नेक्स्ट चलिए अगला, एक ए पार्टिकल नहीं होगा सर, ये अल्फा होगा। क्या होगा सर, ये ए पार्टिकल ना होके ये होगा तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो तुम्हें मैं बहुत पहले भी ये बात बोला था कि अल्फा पार्टिकल का मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिस पे क्या हो, 2 पॉजिटिव चार्ज हो, हीलियम 2 पॉजिटिव, और इसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो कि किसी मेटल को पेनिट्रेट कर जाए। सपोज दिस इज अ मेटल, तो ये अल्फा पार्टिकल, ये मेटल है, तो इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी कि इसको पेनिट्रेट कर जाए। इसीलिए रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को चुना और मेटल के तौर पे गोल्ड मेटल को इसलिए चुना ताकि उसकी बहुत 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 पतली थिन शीट बना सके। ठीक, तो यहां पर क्या हीलियम एटम नहीं सर, हीलियम 2+ को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो हीलियम आयन नहीं सर, हीलियम 2+ आयन को। उपयुक्त में से कोई नहीं सर, मिल गया कोई। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखो जी, कि जब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन के साथ पर में मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्या व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस।
परख नली में मिलाया जाता है तो क्या होता है? अच्छा, हम जानते हैं क्या भैया, किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाते हैं, किसी एसिड को किसी बेस में मिलाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी एसिड को किसी बेस में मिलाते हैं वो न्यूट्रल हो जाता है, एसिड बेस न्यूट्रल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकलती है, हीट इज लिबरेटेड आउटसाइड। एग्जांपल क्या क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नहीं सर, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि हुआ क्या, तुम्हारा इसमें सॉल्यूशन बना और एसिड प्लस बेस, ये तुम्हारा सॉल्यूशन बना और हीट बनेगा। हीट कहाँ दिखेगा? इसी में ना दिखेगा, हीट तो इसी में दिखेगा, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अम्लीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ते क्रम में है? एसिडिक ऑर्डर के संबंध में तुम्हें क्या बताना है कि कौन सा सही है। तो तुम इतना बेसिक तो पढ़े ही हो कि इतना तो पता ही होगा, एसिडिक ऑर्डर की बात हो रही है तो पानी से अच्छा एसिड, चाहे वो वीक एसिड हो, पानी से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगा ना। ऑप्शन हम देख चुके हैं, क्या क्या है? एसिडिक वाटर है और HCl। तो इतना कंफर्म हो गया कि सबसे लास्ट में जो आएगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और सबसे कम जो होगा वो पानी होगा। सबसे कम जो होगा वो क्या होगा बाबू? पानी होगा। तो पानी सबसे कम हो गया, सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, बीच में क्या हुआ तुम्हारा? एसिडिक एसिड हो गया, तो काम हो गया। ठीक, तो क्या हो गया बाबू? काम हो गया। चलिए अगला बात करते हैं हम अब। ठीक, यही ना ऑप्शन होगा। अगला क्या? वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बीच में आ गया? एसिडिक एसिड, वाटर नहीं सर, ये हम जान चुके हैं कि कोई भी एसिड होगा वो पानी से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगा, इसीलिए तो एसिड है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, और ये नहीं सर। किस ऑर्डर में पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा किसका होगा? HCl का। ये किस ऑर्डर में है? ये तुम गलती से कर मत देना, किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये किस ऑर्डर में बाबू? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो जी एक बार। अगला क्वेश्चन पढ़ोगे? पढ़िए क्या दिया है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय नमक है क्योंकि यह निम्न में से किस? क्षारीय नमक मतलब क्या है? बेसिक सॉल्ट है। तो कंसंट्रेट हो जाओ एक चीज। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को तो आसानी है समझ लेते हैं। क्या समझेंगे कि कोई भी अगर कोई सॉल्ट एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, और ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि सॉल्ट हमारा एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। अगर एसिडिक है इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब क्या है? एसिडिक सॉल्ट है तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। और अगर वही तुम्हारा बेसिक सॉल्ट है इसका मतलब क्या है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ठीक, क्या समझे कि अगर तुम्हारा कभी भी सॉल्ट एसिडिक है, जैसा नाम है वैसा काम, एसिडिक है यानी कि एसिड वाला पावरफुल है, बेसिक है यानी कि बेस पावरफुल, एसिड कमजोर है। ठीक, तो ऐसा क्या दिया गया है? अगर कैसा बेसिक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? एन ठीक, क्या सोडियम कार्बोनेट दिया गया यानी कि तुम्हारा क्या हो गया? Na, क्या हो गया बाबू? Na2CO3। तो तुम ये देख रहे हो कि Na तुम्हारा क्या है? एक सॉल्ट पोर्शन है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है बाबू? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बल्कि कार्बोनेट जो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड है वो कैसा है? एक वीक एसिड है। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग क्या है? पहले बेसिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। ठीक, कोई डाउट? बहुत सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। भैया कितनी बार ये आएगा? कौन सा होगा बाबू? एल्युमिनियम। जिसका जो क्या होगा तुम्हारा, किस मेटल से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो क्या होता है बताओ? बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड ओर से मिलने वाले मेटल को हम क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम मेटल। अगला, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग। तो गैल्वेनाइजेशन शब्द और आयरन के रस्टिंग से एक ही चीज याद आता है, वो याद आता है जिंक।
देखो, गैल्वेनाइजेशन लोहे की पतली परत की कोटिंग करके जंग लगने से बचाने की विधि है, जिसमें हमारा कौन सा थिन लेयर लगता है, तो वो लगता है किसकी बाबू, जिंक की। किसकी, जिंक की। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, किसका बाबू, एल्काइन, Al, क्या बाबू क्या लिखा है, YNE से क्या समझ रहे हो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अगर हम यहाँ पर 1 रख देंगे, देखो 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, C1H0, जो कि नहीं पॉसिबल है। अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H2, जो कि पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ के लिए YNE, क्या बाबू, एथाइन, एथीन, एथीन नहीं होगा सर, आइन होगा। ये यहाँ पर थोड़ा सुधार करें, क्या बाबू, एथाइन होगा। आगे चले, और अगर इसको देखा जाए तो प्रोप हम जानते हैं 3 कार्बन के लिए होता है, तो मिनिमम कितने, 2 कार्बन। तो ऐसे भी 2 ही ऑप्शन, ये दोनों तो ऐसे भी नहीं हो सकते, तो ये दोनों ऐसे कट गए, यही 2 बचे थे। अगला, कि कौन सा फॉलोइंग एग्जांपल है जो कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, फिर हर बार की तरह एक्सो मतलब EX, क्या समझोगे, एग्जिट, क्या बाबू, एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। हीट इज लिबरेटेड आउटसाइड। अगर हीट आउटसाइड निकल रहा है, इसका मतलब 2 चीज याद कर लो। अगर हीट आउटसाइड निकल रहा, वो कभी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमेशा हीट इंसर्ट की जाती है, यानी कि वो इंडोथर्मिक होता। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है कि वो एक्सोथर्मिक हो या ना हो, बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। कॉम्बिनेशन में चांसेस वेरी करते हैं, लेकिन कभी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन तुम्हारा एक्सोथर्मिक नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस इंडोथर्मिक है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, समझे। तो क्या पूछा है, एक्सोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस बाबू हीट लेते ना सनलाइट के फॉर्म में, तो कैसा है बाबू, एंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। अगला, कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन, हम कंबसन ऑफ मीथेन, हम जानते हैं जब भी कोई मीथेन जलेगा तो हीट और लाइट देगा ही देगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो भाई एक्सो है। ये कैसा भैया, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। अगला, कि डिसोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट इनटू व्हाट, पानी। पानी में अमोनियम नाइट्रेट को मिलाओगे तो डिसोल्यूशन होने, यानी कि तुम्हारा एक तरह का कैसा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इस भी एंडोथर्मिक है और ये दोनों भी एंडोथर्मिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, बी। चलिए अगला, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT क्या है, क्या बाबू, TNT क्या है। सारे ये सब हम पहली बार तो देख रहे हैं, ये शब्द मुझे पहली बार आ रहा है, क्या होता है ये सब। सर ये सब शब्द ही हम नहीं देखे हैं, आज आ रहा है तो कैसे जानेंगे। चलो बना के दिखाते हैं तुमको। और अच्छे से बनाते हैं। ठीक, ये इसको बोलते हैं क्या बाबू, बेंजीन। ये क्या हुआ तुम्हारा, बेंजीन। कैसे बेंजीन हुआ भैया, एक हेक्सागोनल तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन होता है, उसमें अल्टरनेटिवली डबल प्रोजेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब तुम्हारा CH3 जुड़ जाता है, क्या, CH3, तो इसको क्या बोलते हैं, टूलीन। इसको क्या बोलते हैं, टूलीन। अब टूलीन के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन क्या होता है भैया, पहले ये बताएं। इस पोजीशन को, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। इस पोजीशन को मेटा बोलते हैं। इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं। क्या समझे, ये दो तुम्हारे कैसे हैं बाबू, क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन। ये क्या होगा, मेटा पोजीशन। ये कैसा होगा, पैरा। ठीक, थोड़ा सा दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा पोजीशन है। अच्छा भैया, तो थोड़ा सा बताइए और इसके बारे में। अब क्या करना है, जब तुम्हारा दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बाबू, NO2, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्यों, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, 1 2 3, क्या हुआ, 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया और ये पूरे टूलीन पे एक 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया। ठीक, अच्छा भैया शॉर्ट में हमको टूलीन भी बना के दिखा दीजिए, नहीं तो हम तो कंफ्यूज ही रहेंगे। तो टूलीन देख लो, क्या
टूलिन बना देते हैं। टूलिन देख लो, ये क्या हो गया बाबू, टूलिन। इसको टूलिन बोलते हैं और ये क्या होगा तुम्हारा TNT, ट्राई नाइट्रो टूलिन। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके ऊपर NO2 ग्रुप 3 जगह प्रेजेंट, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्लस आई, माइनस आई, रेजोनेंस और मेटा पोजीशन, प्लस एम और ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें बहुत आगे पढ़ोगे, तो इसको 11th में पढ़ना है, GOC में पढ़ना। तो अभी क्यों परेशान हो भैया, अभी हम देख ले रहे हैं, आप इतना बता दिए सफिशिएंट हमारे लिए। हम याद कर ले रहे हैं, TNT आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो ऑक्सीजन दे के खुद का रिडक्शन करता है, बस। चलिए सॉरी, क्या दिया गया है कि कौन सा इसमें से केमिकल फ्रूट को पकाने के लिए यूज होता है। क्या बाबू, फ्रूट को पकाने के लिए यूज होने वाला कौन सा केमिकल है। तो हम जानते हैं जब भी किसी फ्रूट को पकाने की बात होगी तो कौन सा होगा, ठीक, फ्रूट के पकाने की बात होगी तो तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड, गांव सुने होगे। अच्छा, केला आ गया है तो कच्चा केला काट लो, उसमें कार्बाइड मांग लो, कार्बाइड लगा के रख दो। आम के सीजन में तो कार्बाइड मिलता है, ये मिलता है, कार्बाइड से पका हुआ आम मत खाना बाबू। ऐसे ना घर में सब बोलते हैं कि अच्छा आम खाना है, अभी सब कार्बाइड से पक के आ रहा है, आम खाओगे। ठीक, तो वही चीज याद करना, क्या, कैल्शियम कार्बाइड, इसका क्या फॉर्मूला होता है, CaC2। ठीक, जब ये तुम्हारा, इसका एक और रिएक्शन याद कर लो, CaCO2 जब तुम्हारा पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है C2H2 और क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये भी एक बार ऐसे ही आ गया, तो एक बार PYQ में इसको पूछा था ये कैसे फॉर्म हो सकता है। चलिए आगे, द स्मेल ऑफ गार्लिक, अरे भैया ये सब भी पूछता है, मतलब हम जो खा रहे हैं गार्लिक, उसका स्मेल किस वजह से है, तो उसका स्मेल हमेशा सल्फर के वजह से, गंधक जो होता है वो सल्फर की वजह से होता है। ऐसे वन लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं रह के। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो याद करो, कंपाउंड वो होता है जिसमें एक दो अलग अलग तरह के तुम्हारे एटम, ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हों। ये सिलिका भैया SO2, रस्ट भैया Fe3O4। अच्छा भैया, शुगर भैया, शुगर तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है भैया। ग्रेफाइट तो केवल कार्बन से बना, तो कार्बन एक एटम है, एटम का एलोट्रॉफ है, तो ये कभी भी तुम्हारा क्या नहीं हो सकता बाबू, ये तुम्हारा कंपाउंड नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, D। ठीक, चलिए अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, क्या करना है, कुछ नहीं, CaSO4.2H2O को हीट करना है, कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे हीट करना जी, कितने डिग्री पे हीट करना, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन, 373 सर, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। तो इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, CaSO4, क्या बनेगा, CaSO4.12H2O प्लस पानी बाहर निकल गया। ठीक, तो यही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये है तुम्हारा जिप्सम। तो क्या होगा, जिप्सम। कभी कभी जिप्सम का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी प्रेजेंट होता है, कितना बाबू, 2 मॉलिक्यूल। आगे, बाय विच प्रोसेस कुकिंग ऑयल इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड मतलब क्या, एल्केन। एल्कीन, ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है, एल्कीन या अल्काइन को हम किस प्रोसेस से एल्केन में कन्वर्ट करते, क्या एल्कीन या अल्काइन को किस प्रोसेस से हम किस में कन्वर्ट करते बाबू, एल्केन में। तो याद रखो, एल्कीन को एल्केन में बनाने के लिए हमें H2 को ऐड करना पड़ेगा। इतना तो बेसिक समझ में आ रहा है कि एल्कीन से एल्केन तक जाने का जो सफर है वो H2 को ऐड करके ही है। यानी कि हमें किसी भी बेसिस पे अगर हमको आगे बढ़ना है तो H2 को ऐड करना है। H2 को ऐड करने के लिए ही हमें निकिल कैटालिस्ट का प्रेजेंस पड़ता है। यानी कि ऐसे रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। कहाँ है चीज, थर्ड ऑप्शन। चले आगे बाबू,
बहुत सही। चलिए अगला, द येलो लैम्प ऑफ लाइट ऑन द स्ट्रीट, जो हमारी सड़कों स्ट्रीट पे जलती है लाइट, उसको हम किस कलर की लाइट होती है बताओ? येलो लैम्प होती है हमारी किस तरह की? सोडियम लाइट ना होती है, सोडियम लाइट ही तो जलती है येलो कलर की, कौन सी होगी? सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सीक्रेट लाइटर? ये तो कुछ बच्चे हैं यहाँ होनहार तेज, तुमको तो पता होगा। बताओ जी किस कलर, कौन सी गैस यूज होती है? तो हम जानते हैं कंबसन से ही हमारी लाइट जलती थी। यहाँ पर यूज होता है कौन सा? ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि क्या? कार्बन का कितना? कार्बन 4, मेथड प्रोब्यूट, और एन लगाए तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा? C4H10। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। बहुत सी चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं, उसको बस तुम्हें ध्यान देना है कि द सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से दिए गया कौन सा सब्सटेंस है जो कि वाटर के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो एक लाइन में समझो, जब भी तुम पानी के किसी हार्डनेस की बात करोगे कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं है, इस तरह की जब भी तुम बात करोगे तो एक चीज़ याद रखो। क्या भैया? क्या याद रख लें जिससे हम तेज बच्चे कहलाएं? वो तो तुम हो, होनहार बच्चे हो आप लोग। क्या? हार्डनेस के लिए तुम्हारा कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपाउंड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूजुअली, मेनली की बात करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम बस। तो कैल्शियम मैग्नीशियम देखो है इसमें, सोडियम नहीं, कैल्शियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो ये तीनों तो हमारे रिस्पॉन्सिबल है। क्या पूछा है? नहीं है ना, नॉट, तो नॉट के लिए क्या होगा तुम्हारा ये? ठीक। यूजुअली कौन कौन से हैं तुम्हारे? कैल्शियम के कंपाउंड, मैग्नीशियम के कंपाउंड। चलिए आगे बात करते हैं 22 क्वेश्चन। Which of the following gas can be used for storage of fresh sample? क्या फ्रेश सैंपल को स्टोर करने के लिए कौन सा गैस है? फ्रेश सैंपल को स्टोर करने के लिए हमारा किसी ऑयल का फ्रेश सैंपल उसको स्टोर करने कौन सा गैस यूज करते? तो भैया हम चिप्स में भी ऑयल लगा होता है, उसको स्टोर करने के लिए हमने पढ़ा था रेंसिडिटी नामक एक शब्द पढ़ा था। रेंसिडिटी में भैया नाइट्रोजन यूज करते थे, नाइट्रोजन साथ। अच्छा सर भैया यहाँ तो ऑप्शन भी दिया है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ ना। तुम्हें हाइड्रोजन का कंफर्म नहीं है, नाइट्रोजन तो कंफर्म है ना, तो नाइट्रोजन के साथ दिमाग लगाओ। नाइट्रोजन के साथ दिमाग लगाओगे तो नाइट्रोजन एक ही में है और हीलियम है, तो बात खत्म करते हैं। ऑक्सीजन तुम्हारा ऑक्सीडेशन कराता है, ऑक्सीडेशन तो हमें नहीं कराना ना, यही तो बात है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, इन मेंडलीव पीरियोडिक गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट ऑफ द डिस्कवर लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल? क्या मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे गैप छोड़े गए थे? हाँ सर छोड़े गए थे, तो कौन सा इसमें से बाद में पाया? उन्होंने क्या छोड़ा था? 3, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन और एक का जर्मीनियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, गैलियम और जर्मीनियम, 3 निकले थे ना, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मीनियम। 3 एलिमेंट में से देखो कोई दिया इसमें जर्मीनियम, बात खत्म। अब एग्जैक्ट तो तुम पता करके बताओगे किस के शब्द से आया। एक का एल्यूमिनियम था, एक का बोरान था, एक का गैलियम, किसके शब्द से आया? ठीक। चलिए अगला, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन ग्रुप। क्या है बाबू? एल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर। अभी इस क्वेश्चन को हम शायद रिपीट करके आए और इथीन नहीं होगा, एथाइन होगा। ठीक है। अगला, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर। थिन लेयर से जो बनाता है वो कौन सा होता है तुम्हारा? जिंक। आगे खत्म हो गया। तो अभी आप लोग ये बताइए, आपके इतने में से कितने क्वेश्चन सही हुए? मतलब 25 क्वेश्चन में से, अब तो अच्छे से पेन बना के लिखिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। चलिए बनाता हूं। कितने 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? अगर तुम्हारे इसमें 24, 23 और 22 सही हुए तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 21-22 के आसपास से तो तुम राइट ट्रैक पे हो, तुम अच्छा करके आओगे, बढ़िया एग्जाम जाएगा, तुम एक्सेल करके आओगे। लेकिन अगर तुम्हारे 17, 15, 16 और भी कम 10, 12 में हो तो तुम्हें थोड़ा सा सब्र करो, सोचो समझो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक। अब एक ज़रूरी चीज़ जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आखिरी में, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डिंग जा रहा था, आप लोग लाइव है नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कल हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन में जितने भी चैप्टर हैं, 4 के चारों चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे। 4 चैप्टर, 5 चैप्टर जितने भी हम उसको एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन को समय नहीं देंगे।
हाँ, बट सारे कॉन्सेप्ट भी बहुत ध्यान देंगे। पर चैप्टर 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, और सारा कॉन्सेप्ट, मतलब एक चैप्टर को हम लगभग 50 मिनट 40 मिनट 40-40 मिनट का ड्यूरेशन रखेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं कि, और कल जुड़ना ना भूले। इसके साथ साथ 3-4 चीज़ें जो थोड़ी ध्यान रखनी है वो इस चीज़ समझ लो, क्योंकि ये लास्ट का ड्यूरेशन है, आप आखिरी के समय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपने चीज़ों को लेके बहुत अटेंटिव होना है कि सेहत तुम्हारा ना खराब हो। सबसे पहली प्रायोरिटी पे अपने सेहत और अपने मेंटल हेल्थ को रखो। अगर तुम मेंटली फिट हो, मेंटली स्टेबल हो, तभी आप अच्छा एग्जाम कर पाएंगे। तो ये 2 चीज़ अपने प्रायोरिटी पे रखो। बाकी तीसरा, बाकी अगर ये 2 ठीक है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ऑन टू द ट्रैक आ जाएगी। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आज का लेक्चर पढ़ के मज़ा आया होगा। 25 में कुछ अच्छे क्वेश्चन सही होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को एक बड़ा सा थैंक यू दे दिया जाए। सर बढ़ जाइए। सर क्या सर, आपको दिल भी बनाने नहीं आता? ये मेरी 2 आँखें। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और अपनी सेहत पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।